गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 23 नवंबर 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं और आज सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। तो आज का जो पहला आर्टिकल हमें डिस्कस करना है वो होने वाला है IRNSS नाविक से रिलेटेड। तो क्या होता है नाविक? तो देखिए, नाविक जो है वो एक इंडिया का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट है। सिमिलरली जैसा कि अमेरिका का जीपीएस है जिसे आप यूज करते हैं अपने मोबाइल फोन्स पर, ऑलराइट, वैसे ही इंडिया के इसरो ने नाविक को डिजाइन किया है। ओके, अब नाविक रिसेंटली न्यूज में क्यों आया? रिसेंटली क्या हुआ, वाइस प्रेसिडेंट ने सजेस्ट किया है इसरो को कि वो नाविक को क्या करें, एक ग्लोबल यूज के लिए प्रिपेयर करें। ऑलराइट, यानी कि अभी नाविक का यूज सिर्फ और सिर्फ इंडिया में होता है, तो इसे ग्लोबल लेवल पर लेके जाए। जैसे कि जीपीएस का यूज पूरे ग्लोबली हो रहा है, वैसे ही नाविक का यूज भी ग्लोबली होना चाहिए। ऑलराइट, तो इसी कारण नाविक न्यूज में आ गया है। अब नाविक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या खास है नाविक के बारे में। देखिए, नाविक की शुरुआत होती है 2006 में, जब इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, नाविक को अप्रूव करती है, नाविक प्रोजेक्ट को अप्रूव करती है कि इंडिया अपना खुद का एक नेविगेशन सैटेलाइट को डिजाइन करने वाला है। इसकी बात कब रखी जाती है? 2006 में रखी जाती है। ओके, और फाइनली 2015 एंड 16 में नाविक बनकर तैयार हो जाता है। ओके, तो नाविक क्या है? फर्स्ट जो सैटेलाइट नाविक लॉन्च किया गया था, तो इसको लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2013 में। ओके, और 2015-16 तक नाविक जो है कंप्लीटली लॉन्च कर दिया जाता है। देखिए, एक्चुअली होता क्या है, नाविक में कोई एक सैटेलाइट नहीं है, टोटल नाविक में 8 सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, तो एक एक करके सभी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। तो इसीलिए 2013 से लेकर 2015-16 का टाइम लग गया, जब कंप्लीटली नाविक जो है वो यूज में आ चुका था। ऑलराइट, जब कंप्लीट नाविक जो है लॉन्च में यूज होना स्टार्ट हो गया था नाविक, तब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने इसे क्या नाम दिया था? तो इसका नाम रखा गया था नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टलेशन, यानी कि नाविक। ऑलराइट, तो ये नाम जो है नाविक किसने दिया है? इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये नाम रखा था। ऑलराइट, ठीक है, तो ये इसका बैकग्राउंड रहा है। अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि नाविक किस प्रकार से काम करता है, इसके सैटेलाइट जो हैं वो कौन कौन सी ऑर्बिट में स्टेबल करे गए हैं। ओके, इसका रेंज कितना है, इसका डायमीटर कितना है, इन सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो देखिए, प्रेजेंटली नाविक में टोटल 8 सैटेलाइट हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो टोटल जो नाविक है इसमें कितने सैटेलाइट्स हैं? 8 सैटेलाइट हैं। ऑलराइट, याद रखिएगा, इसमें से जो 3 सैटेलाइट हैं उन्हें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखा गया है, और जो बाकी के 5 सैटेलाइट हैं उन्हें जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में रखा गया है। ऑलराइट, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी याद रखिएगा कि कितने सैटेलाइट जो हैं कितनी और कौन कौन सी ऑर्बिट में रखे गए हैं। ओके, कहाँ कहाँ पर ये नेविगेशन प्रोवाइड करता है? तो देखिए, इंडिया में और इसके नेबरहुड, यानी कि इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, इन रीजन्स में ये अपनी नेविगेशन को प्रोवाइड करता है। ऑलराइट, ठीक है, सिमिलर वर्क करता है ये जैसा कि जीपीएस वर्क करता है। ठीक है, इंडिया का जो नाविक है इसकी रेंज कितनी है? तो इसकी रेंज जो है 1500 किलोमीटर रेडियस में फैली हुई है। ओके, जीपीएस की जो है वो रेंज थोड़ी सी ज्यादा है, ये बात याद रखना। तो ये कितना कवर कर सकता है? तो 1500 किलोमीटर की रेडियस में ये चीजों को कवर कर सकता है। ऑलराइट, ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें जीपीएस के साथ इसे कंपेयर करें, तो इंडिया का जो नाविक है इसमें 8 सैटेलाइट हैं, तो जीपीएस में 24 सैटेलाइट हैं। ठीक है, तो ये एक्यूरेट पोजीशनिंग की अगर हम बात करें तो जीपीएस जो है वो 20-30 मीटर्स तक एक्यूरेट पोजीशनिंग बता सकता है। ठीक है ना, एकदम एक्यूरेट पोजीशन 20-30 मीटर्स तक, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि कोई टेररिस्ट वगैरह अगर इंडिया में एंटर कर रहा है, तो 20-30 मीटर की स्पेसिफिक एक्यूरेसी के साथ ये बता सकता है। नाविक में सैटेलाइट कम है इसकी, इसलिए इसकी एक्यूरेसी जो है वो भी अंडर 20 मीटर्स है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका यूज कहाँ कहाँ पर किए जा सकते हैं ना, ये रिसेंट ट्रेंड देखा गया है यूपीएससी में। साइंस और टेक से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, जो भी न्यू टेक्नोलॉजी होती है उसके यूजेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, पिछले 2-3 साल के आप एग्जाम पेपर को उठा के देख सकते हैं। तो इसके पोटेंशियल यूज कहाँ कहाँ पर? तो देखिए, टेरेस्ट्रियल, एरियल एंड मैराइन नेविगेशन में इसका यूज है। ठीक है, आप भी इसका यूज कर सकते हो।
अपने मोबाइल पर अगर आपको किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाना हो। डिजास्टर मैनेजमेंट में इसका यूज़ किया जा सकता है। व्हीकल ट्रैकिंग के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। मोबाइल फोन्स में इसका यूज़ कर सकते हैं हम। प्रिसाइज टाइमिंग के साथ जो है एटीएम्स और पावर ग्रिड में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। मैपिंग से रिलेटेड जो जियो डाटा वगैरह कैप्चर किया जाता है वहां पर भी इसका यूज़ किया जा सकता है। ओके, चलिए इसके सिग्निफिकेंस की बात करें अगर हम, एक मिनट वेट कीजिए। इसके अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो इट गिव्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन फॉर टू सर्विसेज। दो सर्विसेज के लिए एकदम रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। कौन कौन सी? सबसे पहले तो जो सिविलियन वाली इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि जो हमारे लिए ज़रूरत की है, ओके, उन्हें, और मिलिट्री पर्पज़ की, ठीक है। तो जो मिलिट्री पर्पज़ की इंफॉर्मेशन है ना, उन्हें आप एक्सेस नहीं कर सकते, नॉर्मल ह्यूमन बींग उन्हें एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ आर्मी पर्सनल्स ही उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया ने जब नाविक को लॉन्च किया तो इंडिया वर्ल्ड की 5th ऐसी कंट्री बन गया जिसके पास खुद का नेविगेशन सिस्टम है, ओके। अब आपको क्या करना है, वर्ल्ड की वो 5 कंट्रीज जिनके खुद के क्या है, नेविगेशन सिस्टम है, उन्हें याद रखना है, ठीक है। तो जीपीएस कहाँ का है? यूएसए का, याद रखते जाइए, ठीक है। ग्लोनास कहाँ का है? रशिया का है, ठीक है। गैलीलियो कहाँ का है? तो यूरोप का है। बेडू कहाँ का है? तो ये चाइना का है, ठीक है। इन चारों को याद रख लीजिए। मैच द फॉलोइंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक साइड आपको सैटेलाइट के नाम दे दिए जाएंगे, ठीक है, एक तरफ आपको कंट्री दे दी जाएगी, आपको मैच द फॉलोइंग में आंसर बताना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट विल हेल्प साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन कंट्री। ऑब्वियस सी बात है, करा ही क्यों हमने इस चीज में इतना सारा इन्वेस्टमेंट? क्योंकि साइंटिफिक एडवांसमेंट हो कंट्री की, ऑलराइट, ठीक। इसके बाद फिर इंडियन गवर्नमेंट ने मैंडेट कर दिया है कि जितने भी व्हीकल्स होंगे, कमर्शियल व्हीकल्स होने वाले हैं, ठीक है, ओला उबर वगैरह जो होते हैं, वो उनमें क्या होगा, मैंडेटरी नाविक इंस्टॉल रहेगा ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं तो जो आपकी मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी होती है कॉलकम, जो कि क्या करती है, हमारे प्रोसेसर डिजाइन करती है, मोबाइल के प्रोसेसर्स को डिजाइन करती है, उन उन्हें भी क्या, उनको भी क्या बोला गया कि आप भी नाविक को अपने मोबाइल में यूज करें या फिर इसका सेटअप मोबाइल में डालें जीपीएस की बजाय, ताकि हम क्या कर सके, ग्लोबल लेवल पर जाकर जीपीएस को कंपटीशन दे सके। इसके अलावा इंडिया क्या करेगा, शार्क नेशन जो है उनको भी जीपीएस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है, फॉरेन रिलेशंस जो है, वो भी बेटर होंगे दूसरी कंट्रीज के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, ठीक है। तो रिसेंटली क्या हुआ है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, ठीक है ना, गवर्नमेंट का जो एक मिशन है हाइड्रोजन से रिलेटेड, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, इसकी शुरुआत की गई है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है, इसके द्वारा सेटअप ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट को सेटअप किया गया है इंडिया में, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन की शुरुआत हो चुकी है इंडिया में। अब अगला जो सवाल यहां से खड़ा होता है वो है कि ग्रीन हाइड्रोजन होते क्या है, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, अभी हम नॉर्मल हाइड्रोजन की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें हाइड्रोजन को ऑब्टेन करना हो तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, केमिकल रिएक्शंस वगैरह करनी पड़ती हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो नेचर में हाइड्रोजन अवेलेबल है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस का भी यूज होता है, उनका भी एमिशन होता है। इसके साथ साथ ये जो है हमारे इन्वायरमेंट को भी हार्म करते हैं, क्योंकि बहुत सारा पॉल्यूशन वगैरह यहाँ से रिलीज होता है। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन क्या होगा, ये एक ऐसा हाइड्रोजन होगा जिसके प्रोडक्शन में जो भी टेक्नोलॉजी का यूज होगा वो नो कार्बन फुटप्रिंट होगी, यानी कि कोई भी कार्बन का कंटेंट इस प्रोसेस में रिलीज नहीं होगा, ठीक है। यानी कि हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करेंगे हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए। आ रही है बात समझ में? इसे बोला जाता है ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल के तौर पर यूज किया जाता है, खास करके हमारे जो एयरक्राफ्ट्स वगैरह होते हैं वहां पर हाइड्रोजन का यूज किया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन हमारे लिए होता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या होने वाला है ग्रीन हाइड्रोजन को, तो आप खुद से बता सकते हैं। सबसे पहले तो पॉल्यूशन कम रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो इंडिया का नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, जहां पर हमें क्या करना होता है, अपने कार्बन फुटप्रिंट का अमाउंट को कम करना होता है, तो उसमें भी हेल्प करेगा ये। इसके साथ साथ एनर्जी स्टॉपेज ऑप्शंस भी हमारे लिए अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी जो ग्रीन कार्बन है वो एक रिन्यूएबल एनर्जी से बन रहा है, तो इसका यूज फर्दर किया जा सकता है, ऑलराइट। तो काफी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इसके होने वाले हैं। कहां कहां पर इसको यूज किया जाता है ग्रीन
ग्रीन हाइड्रोजन को कहां कहां पर यूज किया जाता है? तो देखिए इसे यूज किया जाता है, ठीक है, 10% में बी अडॉप्टेड इन सिटीजन नेटवर्क टू गेन वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस। ऑलराइट, ठीक है। इसके क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं? तो क्लीन बर्निंग मॉलिक्यूल्स, ऑलराइट, विच कैन decarbonize a range of sector including iron and steel, chemicals and transportation। ऑलराइट, इसके अलावा फिर ग्रीन renewable energy that cannot be stored or used by the grid can be channeled to produce हाइड्रोजन्स। ओके, तो ये इसके कुछ बेनिफिट होने वाले हैं इस टेक्नोलॉजी के। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं साइंस और टेक से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल जहां पर हमें यूवीसी टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशन करना है, ठीक है। अब ये टेक्नोलॉजी होती क्या है और ये रिसेंटली न्यूज में क्यों आई है? तो देखिए रिसेंटली इस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ठीक है। क्या किया जाएगा? वाटर में यूवी लाइट को पास किया जाएगा जिसके थ्रू क्या होंगे, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे और वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, वो यूज के लिए वाटर को यूज में लिया जा सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यूवी टेक्नोलॉजी से जो कि हार्मफुल मेथड्स का यूज किया जाता है, हार्श केमिकल वगैरह, आपको पता होगा क्लोरीन वगैरह को ऐड किया जाता है वाटर को क्लीन करने के लिए, तो ये जो केमिकल्स होंगे वो इन्वायरमेंट में या फिर ह्यूमन बॉडी में एंटर नहीं करेंगे। ऑलराइट, अब ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यूवी रेडिएशन क्या होती है। देखिए यूवी रेडिएशन जो है वो एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जो कि कहां पर लाई करती है, विजिबल स्पेक्ट्रम और एक्सरे के बीच में लाई करती है, यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहां पर लाई करती है। विजिबल स्पेक्ट्रम में आपकी विबग्योर वगैरह आती हैं, ठीक है, जो आपके 7 कलर्स होते हैं वो इसमें लाई करते हैं, और एक्सरे इनके बीच में अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो लाई करती हैं। अब अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि यूवी रेज का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? तो इसका सबसे अच्छा सोर्स जो है वो है सन। अब देखिए सन से जो है 3 प्रकार की यूवी रेज अर्थ पर आती हैं। एक का नाम है यूवी ए, यूवी बी एंड यूवी सी। ऑलराइट, इसमें से जो यूवी ए होती है इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, ओके, इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, इसीलिए ज़्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकती है और ये अर्थ के सरफेस को हिट करती है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें यूवी बी एंड यूवी सी की, तो इनकी जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टर होती है। उसके कारण क्या होता है, अर्थ की जो ओजोन लेयर होती है वो इन यूवी रेस को रिफ्लेक्ट बैक कर देती है और अर्थ के सरफेस पर आने नहीं देती है, ठीक है ना। बहुत स्मॉल अमाउंट में यूवी बी जो होती है वो रेज एंटर कर पाती है अर्थ के सरफेस पर, ठीक है। बाकी सारी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं अर्थ के ओजोन के कारण। ऑलराइट, ठीक है, ओके। तो इस टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है, यूवीसी जो टेक्नोलॉजी है इसमें हम क्या करते हैं, ये जो यूवीसी रे होती है इसको हम पास करते हैं और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टर वेवलेंथ होती है, और ये जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है ये क्या करती है, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो डीएनए होता है, ठीक है, उसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है और उनका जो डीएनए होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। तो डीएनए ही अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का तो उसकी फर्दर ग्रोथ नहीं होगी और वाटर जो है आपका प्योर हो जाएगा। इसी टेक्निक का यूज भी किया जा रहा था जो आप कोविड-19 के टाइम पर बहुत सारे आपके जो क्लीनिंग के जो पर्पस थे उसके लिए यूवीसी रेस का यूज किया जा रहा था, ठीक है। अब अगला सवाल ये उठता है, क्या ये यूवीसी टेक्नोलॉजी जो है जिसके थ्रू हम प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, क्या ये ह्यूमंस के लिए हार्मफुल हो सकती है? तो हाँ, इसका आंसर है यस, ये ह्यूमंस के लिए हार्मफुल हो सकती है। अगर ये डायरेक्टली ह्यूमन की स्किन या फिर आइज पर पड़ती है तो उन्हें ये डैमेज कर सकती है, ठीक है। हाँ, अगर आप नॉर्मल वाटर वगैरह इसके प्यूरिफाई करके यूज़ कर रहे हैं तो उसका फिर कोई हार्म नहीं है, लेकिन अगर डायरेक्ट आपका कॉन्टैक्ट होता है तो आपकी स्किन और आइज वगैरह को ये डैमेज कर सकती हैं, ये तो श्योरिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला सेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल्स जहां पर हमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करना है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमें डिस्कस करना है जो कि होने वाला है फ्लाई ऐश से रिलेटेड। ऑलराइट, अब फ्लाई ऐश होती क्या है? देखिए फ्लाई ऐश आप इसे राख से कंपेयर कर सकते हैं। जो ऐश होती है ना, कुछ चीज़ जलाने के बाद, बर्न करने के बाद जो रेसिड्यू बच जाता है वही होती है ऐश। तो रिसेंटली फ्लाई ऐश न्यूज़ में इसलिए रही है क्योंकि जो हमारा नॉर्थ चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन है वहाँ से बहुत सारे अमाउंट में फ्लाई ऐश निकल रही है
और इसकी कंप्लेंट की है एक्टिविस्ट और फिशरमैन्स ने कि जो फ्लाई ऐश है वो हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए। ऑलराइट, ठीक है। अब ये समझ लेते हैं कि फ्लाई ऐश जो है वो इतनी ज़्यादा हार्मफुल क्यों होती है। देखिए, जब किसी इंडस्ट्री में या फिर थर्मल पावर प्लांट में कोल वगैरह को बर्न किया जाता है तो उसका जो रेसिड्यू रिलीज होता है एयर में, उसमें बहुत सारे हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं तो देखिए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे जो माइनर एलिमेंट्स होते हैं उसमें आर्सेनिक है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कैडमियम है, क्रोमियम है, और भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो फ्लाई ऐश के अंदर होते हैं। अब ये क्या है, ये सभी हैवी एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। अगर ये ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाए तो हमारे लिए भी ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है। जो फ्लाई ऐश रिलीज हो रही है, देखिए अब उसको तो हम कम नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया में जो एनर्जी डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो थर्मल पावर प्लांट है उनको ऑपरेट करना ज़रूरी है। तो फ्लाई ऐश के कंटेंट को तो हम अभी फिलहाल की कंडीशन में कम नहीं कर सकते। इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जा सकता है। देखिए, जो फ्लाई ऐश हमने हमारे पास बच गई, रेसिड्यू के तौर पर जो बच गई, उसे हम कंक्रीट वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर और क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल में भी उसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो सॉइल्स पर ले जाकर इसको स्प्रेड कर दें तो जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो भी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे कुछ यूज़ होते हैं फ्लाई ऐश के, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसके हार्मफुल इंपैक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सेक्शन यानी कि इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं, जहां पर एक बहुत छोटा सा आर्टिकल काफी दिनों से न्यूज में है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है आपको पता होगा, आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, इसके थ्रू रिक्रूटमेंट किया जाता है फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर्स का। ठीक है, यही जो फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर्स होते हैं वो आगे चल के सेक्रेटेरिएट वगैरह संभालते हैं, मिनिस्ट्रीज वगैरह संभालते हैं। ऑलराइट, अब इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। ओके, आपका प्रीलिम्स होता है, फिर आपका मेंस होता है, देन आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बाईपास करके गवर्नमेंट क्या करे, डायरेक्टली किसी ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट कर ले जिसने ये प्रोसेस को फॉलो नहीं किया है, उसे बोला जाता है लेटरल एंट्री। ओके, इसी के थ्रू, लेटरल एंट्री के थ्रू क्या किया गया है, 31 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, अब ये सिलेक्शन जो है ना वो सीनियर लेवल पर यानी कि मिनिस्ट्री लेवल पर हुआ है, सेक्रेटेरिएट वगैरह उस लेवल पर इसका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, आईएएस वगैरह के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ है, सेक्रेटेरिएट लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए लेटरल एंट्री न्यूज में आ गई है। ठीक है, अब देखिए, ये इशू जो है वो मेंस के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। एक्सपर्ट क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट ने वार्न किया है इस प्रोसीजर के बारे में। देखिए, अगर आप क्या कर रहे हैं, लेटरल एंट्री के थ्रू किसी व्यक्ति को लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो उसके पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्वालिफिकेशन नहीं है। यहाँ पर फेवरेटिज्म हो सकता है, गवर्नमेंट को जो व्यक्ति पसंद है उस व्यक्ति को वो अपॉइंट कर सकता है, तो इससे जो पूरी प्रोसेस है वो ब्रीच हो जाती है। ठीक है, मेरिट बेस्ड जो ब्यूरोक्रेसी बनी हुई है हमारी, उसका जो प्रिंसिपल है उसको भी बहुत बड़ा धक्का पहुंचता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सेक्शन में हम डिस्कस कर लेते हैं प्रीलिम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज के बारे में। तो कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं, तो देखिए यहां पर आपकी इंडस्ट्रीज जो आती हैं वो टोटल 8 इंडस्ट्रीज हैं। यहां पर है आपका कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये 8 इंडस्ट्रीज कौन सी कहलाती है, कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज कहलाती है। ठीक है, ये कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, टोटल 40% ऑफ जो आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है उसमें कंट्रीब्यूट करती है। ऐसा कुछ समझ लीजिए आपकी अगर कंट्री में टोटल इंडस्ट्रीज है वो 100 यूनिट कुछ प्रोड्यूस कर रही हैं, तो उसमें 40 यूनिट जो है वो कौन बना रही है, ये कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज ही बना रही हैं। ठीक है, इनका वेटेज कितना है, यानी कि कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, तो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जो है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी, देन स्टील, देन कोल, देन क्रूड ऑयल, देन नेचुरल गैसेस, देन सीमेंट एंड देन फर्टिलाइजर। तो पहले की ये 2-3 याद रख लीजिए और लास्ट की याद रख लीजिए कि सीमेंट और फर्टिलाइजर लास्ट में। फर्स्ट कौन सा है, रिफाइनरी प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, देन स्टील है, लास्ट में कौन से हैं, सीमेंट और फर्टिलाइजर।
इससे क्या होगा, पूरा सीक्वेंस आपका जम जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला शॉर्ट टॉपिक, जहां पर हमें नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के बारे में डिस्कशन करना है। तो देखिए, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, इस काउंसिल को बनाया गया था 1958 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये क्या है, एक ऑटोनॉमस मल्टी पार्टी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, याद रखिएगा ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, 21 नवंबर इसे सेलिब्रेट किया जाता है एज अ वर्ल्ड टेलीविजन डे। ठीक है, तो याद रखिएगा, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, वर्ल्ड टेलीविजन डे 21 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। देन 20 नवंबर इससे सेलिब्रेट किया जाता है एज वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। ये भी याद रखिएगा कि वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, चिल्ड्रंस डे नहीं, चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर, ठीक है, लेकिन वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम, नवंबर 20 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है गेओफोन 11। ये क्या है, ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया एक नया सैटेलाइट है। ठीक है, इसे लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। तो बस इतना ही याद रखना है कि चाइना ने एक सैटेलाइट को लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, गोफोन 11। ठीक, सो गाइस, ये थे आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। अगर आपके कोई सजेशंस हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हैव अ गुड डे।